आज हम 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि आप कैसे एक अच्छी स्ट्रेटजी से एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। क्योंकि कई बार हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी ना होने की वजह से हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे आज समझेंगे। मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा और एक पूरा प्लान है। इस प्लान को आपको फॉलो करना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। इसमें हम देखते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है, आपको सीबीएसई एग्जाम का पैटर्न को समझना है। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, आपको पैटर्न को समझना है। पैटर्न आप कैसे समझोगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर पेपर्स को आपको उठाना है, उसमें देखना है, सारे सेक्शंस को आपको एनालाइज करना है कि कैसे कैसे सेक्शन है, कितने क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। इसमें हम आगे देखते हैं, सेक्शन वाइज आपको देखना है और टेक्स्ट बुक पे आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखना है। उसको बार बार रीड करना है, उसमें नई नई चीजों को देखना है और लाइन टू लाइन उसको पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे केस बेस्ड होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उनको आपको उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस से आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। ये प्रैक्टिस करना है आपको, मोर एंड मोर क्वेश्चंस को करना है, इससे आपका स्कोर गेन होगा। वो भी हम देखेंगे, इसको विद एग्जांपल हम समझेंगे बाद में। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को समझना है कि ट्रेंड्स को आपको समझना है कि किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन चीजों को आपको समझना है। इसमें हम देखते हैं कि सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछता है। बस आपको ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल बना देता है तो ऐसा लगता है कि नहीं बाहर से पूछ ले, बट ऐसा नहीं होता। वो सीबी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड होता है। आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट वाइज हम देखें, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है इसका। आपको 20 से 30 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। अगर आपको लगता है आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए तो आप अदर सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करो और जो टफ क्वेश्चन है उनको ज्यादा टाइम दो। उसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ चीजों को मास्टर करना है आपको, जैसे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपकी फिंगर मेमोरी में आ जाने चाहिए। आप क्वेश्चंस को इतनी बार प्रैक्टिस करो जिसमें फॉर्मूलाज को बार बार लिखोगे तो आपके वो फिंगर मेमोरी में आ जाएगा और आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन करना है। कई बार हम क्या करते हैं, आंसर्स को डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा नहीं होता, ऐसे फुल मार्क्स नहीं मिलते। हमको क्वेश्चन को सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और उसको सभी स्टेप्स को, स्टेटमेंट्स को वहां पे मेंशन करना है, तब हमारे पूरे मार्क्स आते हैं। उसके अलावा हमको कुछ चैप्टर्स है जिन पे फोकस करना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रखना है, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है। उसके अलावा हमको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। जैसे कि अब एग्जाम ऑलमोस्ट 1.5 महीना बचा है तो आप हर संडे को एक टेस्ट लगाओ मैथ्स का 3 आवर्स का, और टाइम का बड़ा ध्यान रखो। विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है और टाइम से पहले ही सॉल्व करना है आपको। साइंस की बात करें, साइंस में हमारे 3 सेक्शन है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम देखते हैं, फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को याद करना है और डायग्राम्स को आपको देखना है, सही से उनको याद करना है। और कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन चैप्टर्स को ध्यान देना है। ऐसी केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में क्या है हमारा, कुछ चीजों को आप रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशंस है, इनको रटना है और फोकस करना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बायोलॉजी की बात करें तो बायो हमारे वैसे सिंपल है, कॉन्सेप्चुअली सिंपल होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ध्यान से प्रेजेंट करोगे एग्जाम में, तो आपको इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग डायग्राम्स एंड कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। डायग्राम्स आपके बहुत देखने में ब्यूटीफुल होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, सारी चीजें उस पर मेंशन होनी चाहिए और कीवर्ड्स पे फोकस होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनवायरनमेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें 4 बुक्स हमको दी गई हैं, जिसमें हमारी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स, सिविक्स है और पॉलिटिकल है, और सिविक्स के अलावा और इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको डेट्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, इनको रटना होता है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इनमें बहुत सारी डेट्स को मेंशन किया गया है, इन डेट्स को पढ़ना, और डेट्स को आप ऐसे याद नहीं करना, डेट्स को स्टोरी के साथ याद करना है।
जैसे गांधी जी कब आए इंडिया में, 1915 में आए। फिर अगली नेक्स्ट ईयर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। फिर 1917 में उन्होंने चंपारण में पार्टिसिपेट किया। फिर 18 में क्या करा, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद करना है। तब डेट से, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखता है। अगर हम उसको रैंडमली चीज़ें इधर उधर से देंगे तो वो चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रख पाएगा। डेट्स कॉजेज याद करना है आपको, इफेक्ट याद करना है। हिस्ट्री में इन चीज़ों पे आपको बहुत फोकस रखना है, यही पूछे जाते हैं। राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है आपको, पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है। पैराग्राफ राइटिंग फिर दूसरे फिर पैराग्राफ, इससे टाइम टेकिंग ज्यादा होता है और क्वेश्चन इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। और जब टीचर आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा होता है तो उस पर इतना टाइम नहीं होता, तो वो ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो इसलिए आप पॉइंट्स में लिखोगे, कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे टीचर्स को, बिकॉज टीचर को कम एफर्ट में पता लग जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। ज्योग्राफी में हम देखें तो ज्योग्राफी में क्या है, प्रैक्टिस मैप वर्क करना है। ज्योग्राफी से मैप का मैपिंग का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में सारी चीजें मैप बेस्ड होती है। जैसे रिवर्स के बारे में पढ़ना है और वहाँ के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को आपको मेंशन करना है जब आंसर राइटिंग के दौरान। आपको सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है की टर्म्स पे। कौन कौन से की टर्म्स है, डेफिनेशंस पे फोकस करना है, एग्जांपल्स में फोकस करना है। जैसे कि हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इन सेक्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा हम देखते हैं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको राइटिंग स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है। इनको पूरा सॉल्व करना टाइम से पहले एक यही अपने आप में एक मुश्किल टास्क होता है। तो इस पे ध्यान देने के, इसको करने के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। राइटिंग स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर पे और व्याकरण पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो राइटिंग स्किल्स पे हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मेट जैसे लेटर्स, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है। उनको उनको रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आपको लिख लिख के भी देखना है। आपके जो डेली लाइफ में जो जो चीजें आप देख रहे हो उसको आपको रिपोर्ट राइटिंग लिख के देखो। आप किसी न्यू फ्रेंड से मिले, किसी पार्टी में गए, उस पर लिख के देखो। कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई इंसिडेंट हो गया, लाइक पॉल्यूशन इन दिल्ली हो गया, स्कूल क्लोज्ड हो गए, इससे एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीजों पे आप लिख के देखा करो। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव होगी। उसके अलावा हम देखते हैं थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस। अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे तो आपको थीम्स पे बहुत ध्यान देना है। कैरेक्टर स्केचेस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है। उसके अलावा देखते हैं आपको कोट्स लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास डाल के, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इवेल्युएशन के दौरान। हिंदी में देखें तो हिंदी में आपको व्याकरण पे बहुत फोकस रखना है और राइटिंग फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है। इस पे बहुत ध्यान देते हैं। राइट, जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो पत्र में आपको ध्यान देना है कि आपका पत्र का सारा लेफ्ट हैंड साइड से सारा होना चाहिए। राइटिंग आपकी सिंपल एरर फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। आपकी आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। हमें पता है कि लगभग डेढ़ महीना है। डेढ़ महीने लगभग 45 डेज आपके पास है। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे तो आपका ये 2 महीने से ज्यादा कि आप इसमें जो टारगेट्स है उनको अचीव कर पाओगे। अगर आप रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहोगे या फिर चीजों को पोस्टपोन करते रहोगे कि नहीं कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एग्जाम आपके पास जब आ जाएगा एकदम नियर, एक 2-4 दिन बचेंगे, तो आपको लगेगा कि अब तो टाइम ही नहीं बचा है। उस टाइम पे डिमोटिवेशन होता है और कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, तो जो परफॉर्मेंस आप अच्छा कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं तो डेली बेसिस पे आपको क्या क्या रूटीन आपको फॉलो करना है, क्या प्लान आपको फॉलो करना है। आपका जो मिनिमम जो स्टडी आवर्स आपको 4 to 6 आवर्स, 4 टू नहीं तो आपको आज के अब अगर तो बढ़ा के आपको 6 to 8 आवर्स करना ही करना है। और ये आपकी क्वालिटी पे ध्यान देना है, नॉट क्वांटिटी। आप ये नहीं देखना कि मैं दिन में 10 आवर्स पढ़ रहा हूँ, 12 आवर्स पढ़ रहा हूँ, ये चीज नहीं देखना। आपको देखना क्वालिटी आवर्स कितने हो रहे हैं। आप जब पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपने सुबह ही ये पढ़ा, दोपहर में ये पढ़ा, शाम को ही ये पढ़ा। और आप जब भी आप 2 घंटे पढ़े तो 2 घंटे पढ़ने के बाद आप दिमाग में सोचिए, आपने आंख मीच के कि आपने क्या क्या पढ़ा, या फिर उसको लिख लिख के देखिए। आपकी मेमोरी में आपको काम करनी चाहिए। हाँ, आपकी मेमोरी आपको रिस्पॉन्स करनी चाहिए कि हाँ आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, तब आपको वो अच्छे से आया है और उसकी मेमोरी आपको रिटेन कर पाएगी। अदरवाइज उसका, अगर ऐसी पढ़ाई जो आप रिटेन नहीं कर पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे, उसका कुछ फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, दिन में 2 to 3 सब्जेक्ट्स आपको पर डे पढ़ना है। अब हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, अगर हम देखें प्लानिंग, तो वीकली बेसिस पे देखते हैं कि 1-2 चैप्टर्स आपको पर सब्जेक्ट आपको फिनिश करना ही करना है।
जैसे आप एसएसटी का कोई चैप्टर ले उठा रहे हो, तो आज आपको फिनिश करना ही है उसको, क्योंकि आप उसको आधा आधा करके नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम है ही नहीं। टोटल हम देखें एसएसटी में हमारे 22 चैप्टर्स हैं, आपको साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, वो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे, और आपको रिविजन्स पे बड़ा फोकस करना है। इस टाइम आप ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 80% रिविजन करनी है, और 20% कुछ जो आपको टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी याद नहीं उसके बारे में, उसको पढ़ना है। और 80% आपको रिवाइज करना है, सारी चीजें पढ़ते हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग है उनको और रिवाइज कर करके उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना, वो हम देखेंगे अगले पॉइंट पे। और आपका जो प्लान है, आपका डोंट ओवर प्लान नहीं करना। आपको ऐसा नहीं कि प्लान आपने बहुत बड़ा बना लिया कि आज हमको ये पढ़ना है, 4 चैप्टर बना दिया, और शाम तक होते होते आपने बहुत एफर्ट लगाया लेकिन आप नहीं पढ़ पाए उतना, फिर आपको डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए प्लान थोड़ा फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हाँ भाई इतना किया जा सकता है और इससे मेरा अच्छा स्कोर बन जाएगा। दिमाग पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है। उसके अलावा हम देखते हैं सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यू, ये गेम चेंजर है, इनको प्रैक्टिस करना है आपको, ये आपका गेम चेंजर है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइम पर, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बहुत से बच्चे पढ़ते कम है लेकिन लिखते बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा करके जाते हैं, और उनके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये आपको सीखना है प्रैक्टिस में, कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और जो भी आपने सीखा है उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के आगे। क्योंकि वो आपको बुला के आपके इंटरव्यू नहीं ले गए आपको कितना आता है, वो आपकी कॉपी से आपके थ्रू आपको जानेगा, और उसी बेस पे आपकी मार्किंग होगी। तो आपको अपनी कॉपी को इतना अच्छा बनाना है, आपके आंसर को इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि आपको वो बोर्ड एग्जाम में जो इवेल्युएटर है वो देखते समझ जाए कि बच्चे को सब आता है। उसके अलावा हम देखते हैं आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखने हैं, उनको एनालिसिस करना है, उनको प्रैक्टिस भी करना है, उनको एक एक पेपर को उठाओ, उसको करके देखो पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर्स को देखो, इनको प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम लाइक कंडीशंस, आप ऐसे जैसे 3 आवर्स का पेपर होता है, मान लो आपको 10 to 1 आपको एग्जाम हो रहा है, तो आप 10 to उसी टाइम में दो। अगर आपकी स्कूल की छुट्टी है तो उसी टाइम में आप एग्जाम दो, तो आपका एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है, आपको आपकी बायोलॉजिकल वॉच ऐसी बन जाती है, आपके उस टाइम पे अटेंटिवनेस ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप रियल बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको उस टाइम पे जो आपका अटेंटिवनेस होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी हाई होगा। उसके अलावा देखो, आप आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है, आपकी जो भी आप एग्जाम्स जो भी है, पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें अपनी मिस्टेक्स को देखो और उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उनको करेक्ट करो। ऐसा नहीं कि उसको बस जाने दिया कि बस कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं करना, उसको जाने नहीं देना, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और यही हमारा पर्पस होता है सैंपल पेपर्स को लगाने का। उसके अलावा हम देखते हैं आंसर राइटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अक्सर राइटिंग को बहुत इग्नोर कर देते हैं, पढ़ने पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ऐसा सिर्फ पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स कभी नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखना। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है, और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो, पढ़ तो आप 10 बार लो, लेकिन जब आप अच्छा नहीं लिख पाओगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 बार भी अच्छा पढ़कर और एक अच्छा आंसर लिख दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका टाइम सेव होगा और आपको पता लगेगा कि आप किन चीजों में लैग कर रहे हो, किन चीजों को भूल रहे हो, लिखते दौरान आपको क्या दिक्कतें आ रही है। आप फ्लो चार्ट्स को इन्वॉल्व अपने इंक्लूड करो अपने आंसर्स में, डायग्राम्स को इंक्लूड करो, इससे बहुत आपका आंसर की अट्रैक्टिवनेस काफी बढ़ती है। उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करो, इंट्रो डालो, कंटेंट को अच्छा लिखो, कंक्लूजन डालो एक लाइन का, ये होता है। आपको आंसर स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, इंट्रो से। एक लाइन, 1 या 2 लाइन का आपका इंट्रो होना चाहिए, और आपका जो बॉडी होनी चाहिए आंसर, मैं आंसर लिखना आपको सिखाऊंगा एक वीडियो में, तो कैसे हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और कैसे आपको फुल मार्क्स उस पर मिलेंगे। तो और हमारा जो बॉडी होती है आंसर्स की बॉडी, वो पॉइंट्स में होनी चाहिए। ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है, पैराग्राफ राइटिंग में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, टीचर्स इतना नहीं पढ़ते। उसके अलावा आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और एक लाइन में उसको कंक्लूड कर देना है। आपको डायग्राम्स बनाने जो कि साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वर्ड्स की अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे। आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी आप देखें, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने,
ऑलमोस्ट आप नोट्स बना चुके होंगे, और बना चुके हैं आप उनमें थोड़ा एडिशन डिलीशन कर सकते हो, उनको और शॉर्ट बना सकते हो, उसमें और डायग्राम्स को ऐड कर सकते हो, की नोट्स को ऐड कर सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको दिक्कत ना आए। और वही वही चीजें आप एग्जाम में जाके लिख सको, क्योंकि नोट्स को मल्टीपल टाइम रिविजन्स करते हैं, और जब हम लिखने बैठते हैं एग्जाम में, तो वही चीजें हमारे सबसे पहले मेमोरी में आती है, वही हमारे हैंड जो नेचुरली हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगी। तो फॉर्मूला शीट्स बना लो ताकि एग्जाम टाइम पे उसको फटाफट रिवाइज रिवाइज कर सको। वीक चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान दो भी, कि क्योंकि जो वीक चैप्टर्स है अभी आप उस पर अभी ध्यान दे दोगे कि 1 महीने बाद आपके सिर्फ 10-15 दिन बचेंगे, वो टाइम नहीं, फिर वो वीक चैप्टर्स को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, फुल लेंथ वीकली टेस्ट लगाने हैं। आप कोशिश करिए वीक में 2 टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपको और भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस बना के चलना है। तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स करिए और उन पे फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। और ये मत सोचिए कि प्रैक्टिस से आपको लिखने से आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस से आपकी वो जो मेमोरी है आपकी वो स्ट्रांग हो जा रही है, आपने जो भी आपके अंदर इंफॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी की, वो सब आपके अंदर स्ट्रांग हो जा रही है, और आपको अपने वीक पॉइंट पता लग जा रहा है कि हाँ ये पॉइंट में वीक है, बस मेरे को ये पढ़ने की जरूरत है। हेल्थ एंड माइंडसेट पे बड़ा ध्यान रखना है इस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बीमार पड़ के 1-2-10 दिन बीमार रह गए, तो इससे आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है वो बेकार हो जाएगी। बेकार नहीं भी होगी तो आपका बहुत नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो एंड टाइम पे जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते, जो प्रैक्टिस हमको करनी थी वो हम नहीं कर पाते, और फिर एग्जाम में हमको हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको स्लीप प्रॉपर लेना है। 6 to 8 आवर्स का, आपको 7 आवर्स का स्लीप लेना ही लेना है। अभी हम मत सोचो कि मुझे रात रात तक पढ़ना है, नहीं। आप अपना जो भी आपके कंफर्टेबल टाइम है, आप कोशिश करिए कि रात को टाइम पर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ के अर्ली अर्ली मॉर्निंग आप उठ के स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी होती है, उसकी मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा होता है। वो जो हम पढ़ते हैं सुबह सुबह स्टडी, वो स्टडी ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाती है, क्योंकि सुबह हमारे दिमाग में बेकार के थॉट्स नहीं आते। अवॉइड स्ट्रेस को अवॉइड करना है, आपको कंपेयर नहीं करना है फ्रेंड्स के साथ, नहीं उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेरे इतने बेकार मार्क्स आ गए, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन बस आपको अपना अपना इम्प्रूवमेंट करना है कि भाई मेरे पिछले टेस्ट में, अगर इस सब्जेक्ट में पिछले टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आए थे, तो उससे 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में कुछ बार ज्यादा लेकर आना है। बस आपको खुद से कंपैरिजन करना है और खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है। किसी फ्रेंड से उसके अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं डजेंट मैटर, आप खुद पे फोकस करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग आवर्स पे ध्यान नहीं देना है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, वो तो ऐसा नहीं होता। आप कंसिस्टेंट पढ़िए, आप डेली 8 आवर्स पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। ऐसे नहीं आप एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 आवर्स पढ़ लिए, ये ऐसी पढ़ाई ऐसी आपको ये लॉन्ग टाइम में और ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती लॉन्ग टर्म में। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली 8 आवर्स पढ़ना है, आपको डेली 9 आवर्स पढ़ना है, इस बीच में रहिए। तो ये ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और जो भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या फिर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।